नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यंग तरंग सच की आवाज पर। और ये वक्त हुआ है हमारे खास शो द एडी शो का। और आज हम अपने इस शो में बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। पहली खबर, ममता की सीएम के रूप में तीसरी शपथ क्या बंगाल के हिंसक अग्निपथ को रोक पाएगी या नहीं। और दूसरी बात, दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा का 27 साल का साथ क्यों छूटा, ये रिश्ता क्यों टूटा, इस पर करेंगे बात अपने इस शो द एडी शो में। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं द एडी शो। न गोदी मीडिया की तरह और न ही विरोधी मीडिया की तरह पहुंचाएंगे आप तक असली खबर सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह। तो सबसे पहले बात ममता बनर्जी की तीसरी शपथ और बंगाल के अग्निपथ की। आज यानी 5 मई को राजभवन में राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने उन्हें शपथ, जी हां शपथ, सीएम के पद की दिलाई। और इस शपथ ग्रहण समारोह में सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन एक खास व्यक्ति उपस्थित नहीं था, जिसका नाम है दिलीप घोष, जो कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और उनको इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन वे नहीं आए। और क्यों नहीं आए? क्योंकि जीत के बाद जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा की पूरे बंगाल में, कलकत्ता में भी, और उसमें कई बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए, बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके साथ बदसलूकी हुई, इनके विरोध स्वरूप दिलीप घोष ने इस शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरे देश भर में बंगाल में हो रही इस हिंसा के खिलाफ धरना देने की बात कही है, और इसकी आज से ही शुरुआत भी हो गई है। तो सबसे बड़ा वही सवाल कि दीदी की तीसरी शपथ बंगाल के अग्निपथ को रोक पाएगी या नहीं, बंगाल के सियासी रक्त चरित्र को रोक पाएगी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 66 साल 66 इयर्स की ममता बनर्जी हो चुकी हैं, और वो अपना पद, जी हां, वे अपना चुनाव नंदीग्राम से हार भी चुकी हैं। और हार की ये कसक, ये टीस उनके मन में हमेशा रहेगी। भले ही उन्होंने बंगाल जीत लिया हो, लगातार तीसरी बार जीता हो, 215 से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हों, लेकिन वे अपनी स्वयं की सीट नहीं बचा पाई। 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है। पहली बार 20 मई 2011 को, दूसरी बार 27 मई 2016 को, और अब तीसरी बार 5 मई 2021 को। और जिस तरह के बंगाल का इतिहास रहा है कि वहां पर 1950 के बाद लगातार 3 पार्टियों ने ही शासन किया। पहले नंबर पर कांग्रेस रही, जो कि 1950 से 17 साल तक वहां पर शासन किया। दूसरे नंबर पर लेफ्ट पार्टीज रहीं, जिन्होंने 34 साल वहां पर शासन किया। और तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी हैं, जिनका तीसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में आज से शुरू हो गया। लेकिन ये सारी हिस्ट्री बताने के पीछे का मकसद एक और भी है कि बंगाल में हिंसा का रक्त चरित्र रहा है, और उसमें सभी पार्टियां शामिल रही हैं, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल रहे हैं, उनके बड़े नेता शामिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हिंसा का ये जो इतिहास है, इसे अब रोकना होगा। और ये क्या रुक पाएगा? ये बड़ा सवाल हमने अपने इस
वीडियो में आपको बताया। और यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष के रूप में बीजेपी उभर कर इस बार सामने आई है, क्योंकि 75 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती है। हालांकि उनके जो बड़े बड़े दावे थे, वादे थे और जो उनकी आक्रामक शैली थी पीएम से लेकर बाकी बीजेपी के नेताओं तक, वो असफल साबित हो गई। लेकिन बीजेपी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, वो लेफ्ट पार्टीज की तरह कमजोर भूमिका में नहीं है। और मुझे लगता है ये एक बड़ा मौका है जब सभी राजनीतिक दलों को मिल बैठ करके बंगाल में इस बात पर विचार करना होगा कि हिंसा का इतिहास अब खत्म होना चाहिए, हिंसा का दौर अब खत्म होना चाहिए, हिंसा करने वालों पर, कराने वालों पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यही बात बंगाल में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कही। Hope and expectation that governance will be according to constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I am in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end. वहीं अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें, इन लोगों ने भी स्वतः संज्ञान लेकर बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ एक तरह से नोटिस जारी किया है राज्य सरकार को। उनसे जवाब मांगा है कि क्या ये हिंसा कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, और जो जिम्मेदार लोग हैं जो हिंसा फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का क्या कहना है, ये पक्ष भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम अपने शो में किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेते हैं, खबर से जुड़े किसी एक पहलू पर ही बात नहीं करते हैं, बल्कि उससे जुड़े सारे पहलुओं पर बात करते हैं। तो हिंसा का मामला दरअसल दो तरफा है, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। इस बार हिंसा जो हुई है वो सत्ता पक्ष के लोगों पर यानी तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगा है कि विपक्ष यानी खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं, और इसकी जो तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, ये भी काफी वायरल हो रहे हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में भाजपा के अनेक कार्यकर्ता और समर्थक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो कुछ मारे भी गए हैं। और 2 दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर जेपी नड्डा इसीलिए गए हुए हैं ताकि वो अपने समर्थकों का, अपने जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको समझा बुझा सकें। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही ममता बनर्जी की बनती है, क्योंकि अब उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाल ली है और सीएम किसी एक पार्टी का नहीं होता, पूरे राज्य का होता है, राज्य के सभी लोगों का होता है। इसलिए राज्य के सभी लोगों की सुरक्षा प्रदान करना सीएम का पहला दायित्व है। इसलिए बंगाल का हिंसक रक्त चरित्र क्या ममता की तीसरी शपथ के बाद रुक पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और 100 बात की एक बात, एडी की बात, बिल्कुल रुक पाएगा अगर ममता बनर्जी ये प्रण कर लें, अगर दूसरे राजनेताओं के जो पार्टियां हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो उनको समझाएं, बुझाएं, और नहीं तो कानून के मुताबिक कड़ा रास्ता अख्तियार करें, तभी ये हिंसा का दौर समाप्त होगा। क्योंकि हिंसा किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और सबसे बड़ी बात ये कि हर एक जिंदगी जरूरी होती है। इसलिए हिंसा का ये दौर अब खत्म होना चाहिए। अब बात विश्व के चौथे सबसे बड़े रईस व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कह सकते हैं, रिच पर्सन बिल गेट्स की करते हैं और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स की करते हैं। इनकी शादी के 27 साल हो चुके हैं और इन्होंने अब अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया है। जी हाँ, इन्होंने अब डिवोर्स लेने का फैसला किया है और इस बात का बाकायदा ऐलान बिल गेट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट में किया है। उन्होंने कहा है कि काफी सोचने समझने के बाद वे अपने रिश्ते को
खत्म करने का फैसला ले रहे हैं और 27 साल में उन्होंने 3 बच्चों की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की और एक बेहतरीन संस्था बनाई, एनजीओ बनाया, बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन, जो विश्व के कई देशों में बेहतर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन शैली जीने में मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो उनका एनजीओ है, जो उनका फाउंडेशन है, उसमें वो लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में वे लोग अलग हो गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता एक तरह से खत्म हो गया है। और इसके बाद मुझे याद आ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था इनसाइड बिल्स ब्रेन। और इस डॉक्यूमेंट्री में मिलिंडा ने कुछ ऐसा ही कहा था जिसकी अब चर्चा हो रही है। उन्होंने बताया था कि बिल गेट्स ने शादी करने का जब फैसला किया था तो एक व्हाइट बोर्ड पर उन्होंने शादी के फैसले और नुकसान की एक लिस्ट बनाई थी। क्या उनको फायदा होगा, क्या एक उनको नुकसान होगा अगर वो मिलिंडा से शादी करते हैं, और इस बात का खुलासा इस डॉक्यूमेंट्री में किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस रिश्ते की शुरुआत ही समझौतों पर आधारित थी और फायदे और नुकसान के गुणा भाग पर आधारित थी, जबकि कोई रिश्ता गणित नहीं है। रिश्ता एक केमिस्ट्री है जिसको आपस में डेवलप करना होता है, समझना और समझाना होता है और विश्वास कमाना होता है, भरोसा और सम्मान देना होता है। लेकिन आपके पास बहुत पैसा है, बहुत संसाधन है, सुख के सारे संसाधन मौजूद हैं, आप विश्व के चौथे सबसे बड़े रईस व्यक्ति हैं, अथाह संपत्ति है, अथाह दौलत है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप एक रिश्ते में कामयाब नहीं हैं तो वो सारी दौलत, वो सारे संसाधन किसी काम के नहीं हैं। और अब हम आपको ये बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स, और जो फोर्ब्स मैगजीन है इन्होंने अप्रैल महीने में सबसे जो दौलतमंद लोगों की लिस्ट है वो जारी की थी। उसमें टॉप 10 जो रिचेस्ट लोग हैं उसमें से चौथे नंबर पर बिल गेट्स हैं और इसके मुताबिक उनके पास लगभग 124 अरब डॉलर की संपत्ति है। तो सबसे बड़ा सवाल ये, क्या उनके व्यक्तिगत जीवन में उनका रिश्ता खत्म हो रहा है? 27 साल का साथ छूट रहा है, टूट रहा है, तो इसका असर बाकी लोगों पर क्या पड़ेगा, उनके फाउंडेशन पर क्या पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और ये कहना कि ये उनका व्यक्तिगत है, तो किसी भी सेलिब्रिटी की कोई पर्सनल लाइफ बिल्कुल होती है, लेकिन अब वो कुछ भी करते हैं, उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी होता है तो उसको जानने की जिज्ञासा एक आम आदमी में होती है, एक साधारण लोगों में होती है। इसीलिए सेलिब्रिटी से जुड़ी हर बात महत्वपूर्ण होती है, हर खबर बताना जरूरी होता है। अब यहाँ पर ये मामला अलग है क्योंकि ये तलाक सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट गेट्स परिवार की निजी कंपनियों और उनकी जो मलकियत है वहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस चल रहे हैं, और ये बहुत से ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिनका बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो चला रहा है। और अब तक लगभग 50 अरब डॉलर यानी लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जा चुके हैं इस फाउंडेशन के द्वारा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह कि इनके तलाक का असर इनके फाउंडेशन पर क्या पड़ेगा। हालांकि अभी तक यही कहा गया है कि ये मिलजुल कर अपने बिल एंड मिलिंडा गेट्स जो इनका एनजीओ है, जो इनका फाउंडेशन है, उसमें साथ में काम करेंगे। पर्सनल लाइफ में भले ही वो पति पत्नी के रिश्ते में ना रहें, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मिलजुल कर साथ काम करेंगे। अब वो कितना अच्छे से काम कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आजकल एनजीओ के नाम पे बहुत बड़े बिजनेस होते हैं। ये सबको पता है किस तरीके से गड़बड़ घोटाला होता है, ब्लैक एंड व्हाइट मनी होती है। हालांकि सारे एनजीओ पे ये बात लागू नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर एनजीओ ऐसे ही होते हैं। बहुत से एनजीओ बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, समाज को एक बेहतरीन दिशा दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही था कि 27 साल का साथ क्यों छूटा, ये रिश्ता क्यों टूटा। तो इसके पीछे 100 बात की एक बात एडी की बात, और वो बात ये है कि कोई भी रिश्ता पैसों का मोहताज नहीं होता है। रिश्ता निभाना पड़ता है और वो आपसी प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाया जाता है। जो रिश्ते बिकाऊ होते हैं वे रिश्ते टिकाऊ नहीं होते हैं, इसलिए रिश्तों को दिल से निभाना चाहिए। और आखिरी बात, रिश्ते कर्ज नहीं होते, रिश्ते फर्ज होते हैं,
और हमें इस फर्ज को निभाना चाहिए। इसलिए पैसों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हर रिश्ते का अपना महत्व है और हर रिश्ते को बचाने की आखिरी दम तक कोशिश करना चाहिए। खुद समझना चाहिए, समझाना चाहिए और जितना हो सके उतना समझौता करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बनाने में सदियां लग जाती हैं और बिगाड़ने में पल दो पल लगता है। तो आज एडी शो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़।